हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम पूरा कंप्लीट कर लिया था। एंड अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब चैप्टर 3 हमने क्यों स्टार्ट नहीं करा? क्योंकि चैप्टर 3 जो है बहुत छोटा चैप्टर है एंड वो पूरा थ्योरी बेस्ड है। उसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल्स वगैरह इतने खास है नहीं। इसीलिए वो चैप्टर जो है थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट होता है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग ये चैप्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसीलिए आज हम पहले केमिकल बॉन्डिंग को ही क्लियर करेंगे एंड देन उस चैप्टर को बाद में करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहले पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? तो केमिकल बॉन्डिंग सिंपल एक फॉर्मेशन है जिसमें मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। इसमें रिएक्टेंट्स के ज़रिए ही क्या बनता है? प्रोडक्ट। जब भी सेम एलिमेंट या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं रिएक्टेंट में एंड डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जब भी ये रिएक्शन करते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, उसी के ज़रिए हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। एग्जांपल में देखो, जैसे ये A प्लस B है, एक ये है A एलिमेंट और एक ये है B एलिमेंट। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे एंड एक प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होंगे? A प्लस B। ये करने के बाद क्या मिला हमें? AB। ओके, तो इसी की स्टडी को ही बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है उसी को बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। सिंपल। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग इज़ द स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? स्टडी है फॉर्मेशन ऑफ सेम एलिमेंट की या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स की। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अब ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है AB, इन दोनों के पास ये एटम्स की बॉन्डिंग की वजह से ही ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ये जो मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट में हमारे पास AB, इनके बीच की जो बॉन्डिंग है एटम्स के बीच की, उनके पास एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है एंड उस ज्योमेट्री की स्टडी को ही बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ गए? द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स हैज़ स्पेसिफिक ज्योमेट्री विच इज़ स्टडीज इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखते हैं। ये है कुछ एलिमेंट्स एस ब्लॉक के। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल आपको बुक के अंदर भी गिवन होगी। ठीक है, ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इस चैप्टर में बेसिकली हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, एक बार मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये है पीरियोडिक टेबल हमारी। ठीक है, अब ये वाले जो एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, इन एलिमेंट्स को बोलते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ठीक है, ये होते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 2 के। अब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, इन्हीं एलिमेंट्स को बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास क्या क्या आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, ये हो गए ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड ये हो गए ग्रुप 2 एलिमेंट्स। अब ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो है इनको हम बोलते हैं एल्केली मेटल्स।
ठीक है, इन्हें बोलते हैं एल्केली मेटल्स। एंड ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है उन्हें बोलते हैं एल्केली मेटल, एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, एंड इन्हीं दोनों ग्रुप्स को बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये वाले राइट साइड के जितने भी हैं, ठीक है। अब इनके पास ये होते हैं ग्रुप्स, कौन कौन से? एक ये है बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड हेलोजन फैमिली। और लास्ट में ये, इन्हें बोलते हैं नोबल गैसेस, ठीक है। सो बोरोन की फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम, ये हो गए बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स, ठीक है। अब कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स, उसमें आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड एंड फ्लेरोवियम, ठीक है। ये एलिमेंट्स होते हैं कार्बन फैमिली के। एंड नाइट्रोजन फैमिली के होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम, ठीक है। ये एलिमेंट्स हो गए नाइट्रोजन फैमिली के। एंड ऑक्सीजन फैमिली, उसके अंदर आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम एंड लिवरमोनियम, ठीक है। ये एलिमेंट्स हो गए ऑक्सीजन फैमिली के। एंड हेलोजन फैमिली के अंदर आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन एंड टेंसाइन, ठीक है। ये हो गए हेलोजन फैमिली के। अब लास्ट वाले होते हैं नोबल गैसेस। उसके अंदर आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडोन एंड ओगेनसन, ठीक है। ये हो गए नोबल गैसेस। इन्हीं ग्रुप्स को, इन्हीं को बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। एंड अब ये जो बीच में दिख रहे हैं मिडल वाले, इन्हें बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये वाले जो एलिमेंट्स है नीचे, इन वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं एफ ब्लॉक सीरीज, ठीक है। ये कौन से हो गए? एस ब्लॉक सीरीज, ओके। लिथियम से लेकर रेडियम तक, ग्रुप 1 एलिमेंट एंड ग्रुप 2 एलिमेंट, इन्हें क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली एंड नोबल गैस, ये इन वाले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक सीरीज, ओके। एंड ये जो उनके मिडल में है, इन्हें बोलते हैं डी ब्लॉक सीरीज। एंड नीचे जो है, इन वाले को बोलते हैं एफ ब्लॉक सीरीज, ठीक है। सो जो इम्पोर्टेंट है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आगे हम अभी पढ़ेंगे और, ठीक है। सो अब आते हैं नोट्स पर। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जब भी हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, मतलब कि लिथियम से नीचे को जाते हैं, जब भी हम नीचे वाले एलिमेंट्स को तरफ, तो उनकी जो n की वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज हो जाती है, ओके। यानी कि जैसे ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है तो लिथियम है, सो इसकी जो कन्फिगरेशन है वो क्या होगी? 2s1, इसकी कन्फिगरेशन होती है 2s1 लिथियम की। सो क्या कन्फिगरेशन आई? 1s2 2s1, ओके। एंड अब इससे नीचे जाएंगे तो सोडियम के पास 3s1 होंगे एलिमेंट्स, ओके। तो उसके लिए कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, ओके। एंड उससे नीचे जाएंगे कि पोटेशियम, उसके लिए 4s1 तक जाएगी सीरीज। एंड
ऐसे नीचे रुबीडियम तक 5s1, फिर नीचे सीजियम तक 6s1। ओके, इस तरीके से जो n की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है 1 by 1। ओके, एंड इसी तरीके से इसमें भी है बेरिलियम। बेरिलियम में क्या होगा 2s2। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो वैल्यू जो है n की इंक्रीज होती है 1 से। ओके, एंड जब हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो उसमें एक टर्म आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ होती है। ओके, एंड इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 1 ऐड हो जाते हैं +1। जैसे इसमें देखो 2s1 है, बेरिलियम में 2s2 है। अब सोडियम के अंदर 3s1 है, मैग्नीशियम में 3s2 है, पोटेशियम में 4s1, कैल्शियम में 4s2, रुबीडियम में 5s1 एंड इसमें 5s2 एंड इसके अंदर कितने हैं 6s1 एंड इसमें 6s2। ओके, इस तरीके से टॉप से बॉटम की तरफ n की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी एंड लेफ़्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं 1 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी इंक्रीज होती है। इन वाले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड इन वालों को बोलते हैं ग्रुप 2। एंड ग्रुप 1 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं एल्केली मेटल्स एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, अब जैसे यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी, लिथियम के लिए 1s2 2s1 तक, बेरिलियम के लिए 1s2 2s2, कैल्शियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कैल्शियम के लिए 4s2 तक की, सोडियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s1, सोडियम के लिए 3s1 तक। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन ये आ गई। अब मैग्नीशियम उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। ठीक है, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होती है। टॉप टू बॉटम आने में n की वैल्यू इंक्रीज होगी 1 से एंड लेफ़्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब देखो एक बार रोटेट कर लेते हैं इसे। अभी हमने s ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पूरे अच्छे से देख लिया। अब देखते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स के। p ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसमें हमारे पास कौन कौन सी है बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली एंड नोबल गैसेस। ये सब हमने देखे थे पीरियोडिक टेबल में भी। बोरोन फैमिली में क्या क्या है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये सब एलिमेंट्स थे। अब इन एलिमेंट्स को याद रखने के लिए हमारे पास होती है कुछ ट्रिक्स। अब ऐसे याद करने जाएंगे तो याद जल्दी होगी नहीं, बट ट्रिक के ज़रिए याद रखते हैं तो वो ज़्यादा सिंपल होता है। ठीक है, सो इनके लिए भी हम देखते हैं ट्रिक्स। सो पहले यहाँ पर देखो 2p1 बोरोन फैमिली में है, 2p1 इसके पास 2p1 तक सब सेल्स है। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम की तरफ जाएंगे n की वैल्यू इंक्रीज होगी। सो ये 2p1 है तो एल्यूमिनियम के लिए कितना होगा 3p1, गैलियम के लिए 4p1, उससे नीचे 5p1, उससे नीचे 6p1, ऐसे ही होगा। एंड राइट साइड में जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ पर 2p1 है, यहाँ 2p2 है, और आगे गए 2p3, और आगे गए 2p4, उससे आगे गए 2p5 एंड इससे भी आगे का कितना है 2p6। ओके, अब देखते हैं ट्रिक्स से याद करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा आसानी से याद होंगे। ओके, सो एस ब्लॉक के लिए जो ट्रिक है वो देखो Li लिथियम। सो इसके लिए है ली ना की रब से फरियाद। ये हो गए ग्रुप 1 एलिमेंट्स की ट्रिक। क्या लीना की रब से फरियाद।
ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, अब ये देखो ग्रुप 1 जो एलिमेंट्स है, ग्रुप 1 कौन से एलिमेंट्स थे, एल्केली मेटल्स, उनके लिए ट्रिक है लीना की रब से फरियाद। ठीक है, लीना इसमें से Li, इससे क्या हो गया लिथियम। ठीक है, एंड के से क्या हो गया पोटेशियम। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ली ना, ठीक है, ली से क्या हो गया लिथियम, ना से क्या हो गया सोडियम, के से पोटेशियम, रब इससे क्या बनेगा रुबीडियम, से एस से क्या था सी एस, उससे क्या है सीजियम। ओके, एंड लास्ट एलिमेंट क्या फरियाद, फरियाद से अब इसमें देखो क्या था फ्रेंसियम। ओके, इस तरीके से ये हो गई इसकी ट्रिक एल्केली मेटल्स के लिए। इजीली हम लिख सकते हैं किस तरीके से, ली ना की रब से फरियाद, यही थे FRA। ये हो गई इस ट्रिक के ज़रिए ग्रुप 1 के एलिमेंट्स देख लिए। अब ऐसे ही सेकंड ग्रुप के लिए ट्रिक क्या है, ये देखो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये हो गए ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है ये। ठीक है, ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंड ये कौन सा था SR, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, इससे क्या ट्रिक के जरिए क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ये हो गई इसकी ट्रिक ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए। बेटा मांगे कार स्कूटर एंड ये बाप राजी। ठीक है, इस तरीके से ये हो गए सेकंड ग्रुप के। अब देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बोरोन फैमिली है, बोरोन फैमिली के लिए ट्रिक बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड नियोनियम। बेसिकली हम इसको यहाँ से यहाँ तक ही लेते हैं बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स को, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, बस इतने ही एलिमेंट्स लेते हैं पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, सो ट्रिक क्या है इसकी, बैगन, बी से बैगन, AL एल्यूमिनियम, इससे क्या होगा आलू, GA इससे गाजर, IN इससे इन, TI तो इससे हो गया थैला। सो ट्रिक क्या बनी, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। इस तरीके से ये हो गई बोरोन फैमिली की ट्रिक। ठीक है, ऐसे ही कार्बन फैमिली के लिए है केमिस्ट्री सर गिव संकी प्रॉब्लम। क्या ट्रिक है, केमिस्ट्री सर गिव संकी प्रॉब्लम। ओके, एंड नाइट्रोजन फैमिली, इसके लिए नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। क्या ट्रिक है इसकी, नाइट्रोजन फैमिली के लिए नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, एंड ऑक्सीजन फैमिली के लिए ऐसे ही, इसके लिए ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से TPO। ठीक है, ओल्ड स्टाइल
से टी पी ओ। ये हो गई इसके लिए ट्रिक ऑक्सीजन फैमिली की। एंड हेलोजन फैमिली के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं हेलोजन फैमिली। इसके लिए ट्रिक है, ये देखो, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, क्या ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। इस तरीके से ये ट्रिक हो गई इसके लिए। एंड नोबल गैसेस, उसमें कौन कौन से आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीरन एंड रेडोन। ठीक है, इसके लिए ट्रिक क्या है, हीना, नीना और करीना, जीरोक्स, रंगीन। इसके लिए ट्रिक है हीना, नीना और करीना, जीरोक्स, रंगीन। ठीक है, ये हो गई इसके लिए ट्रिक। एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए सिंपल सम ट्रिक के ज़रिए इजीली याद कर सकते हैं। ओके, बस इतना याद रखना कि जब भी हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एन की वैल्यू इंक्रीज होती है, एंड जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें इंक्रीज होंगे। सब सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये रोटेट करते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए पूछ रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसमें कितने होते हैं एल्यूमिनियम के। सो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम कहाँ पर आता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन सी फैमिली का एलिमेंट है, बोरोन फैमिली। उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। सो एल्यूमिनियम उसके लिए क्या होगी कन्फिगरेशन, 3p1, 3p1 यही है। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर हम पहले इसकी देखते हैं कन्फिगरेशन कैसे देखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ओके, 3p1 यहाँ तक ही है इसमें इलेक्ट्रॉन्स। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है वो। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब कि आउटर मोस्ट सब सेल, जो आउटर मोस्ट हमारी सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो p सब सेल एंड ये है s सब सेल, एंड n की वैल्यू क्या है इसमें 3 है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए इसमें 3, तो सिंपल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए 3। ओके, इसी तरीके से क्लोरीन, अब ये हेलोजन फैमिली के हैं, ये किसके बाद आता है, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन। तो फ्लोरीन के लिए क्या था 2p5 एंड क्लोरीन के लिए क्या होगा 3p5। ये देखो फ्लोरीन के लिए क्या है 2p5, सो क्लोरीन के लिए 3p5 होगा। तो हमने यहीं पर कर दिया ऐसी कन्फिगरेशन लिखी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ओके, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, आउटर मोस्ट सेल हमारे पास कौन सी है, थर्ड सब सेल, वो थर्ड सेल आउटर मोस्ट है। उसके अंदर कौन कौन सब सेल है, एस सब सेल है और पी सब सेल है। एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए इसमें 5 + 2 7। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आए क्लोरीन के अंदर 7। ओके, अब ये देखो, व्हेन 2 or more एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स एक केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, देन देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। मतलब जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट का मतलब हम क्वेश्चन से समझेंगे, आगे देखते हैं। ये देखो, इसमें क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ लुईस सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का हमें सिंबल ड्रॉ करना है, सिंपल ये कह रहा है। तो ऑक्सीजन के लिए
कन्फिगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p4। ओके, अब सिंबल ड्रॉ करने के लिए हमें आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शो करने होते हैं सिंबल के लिए। लुईस सिंबल में जो भी एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम शो करते हैं। तो इसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2p, और ये है 2p4 एंड ये है 2s2। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितना है 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरीके से हमने ऑक्सीजन को ये ड्रॉ करा एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ओके, बस ये है लुईस सिंबल। ठीक है, अब इसी तरीके से पोटेशियम का पूछ रहा है। सो पोटेशियम के लिए क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। अब लास्ट जो है वो है 4s1। सो उसके लिए एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। सो के पास क्या हो गया, पोटेशियम के पास एक ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से उसको हम शो करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ लुईस सिंबल ऑफ सल्फर। सल्फर के लिए ड्रॉ करना है। तो सल्फर कौन सी फैमिली में आता है, ऑक्सीजन फैमिली में, ओल्ड, स्टाइल से टी पीओ, यही होता है। सो सल्फर जो है जस्ट ऑक्सीजन के नीचे ही आ रहा है। एंड ऑक्सीजन फैमिली इसकी कन्फिगरेशन कितनी होती है ऑक्सीजन की, ये 2p4 2p4 यही होती है ऑक्सीजन की। सो सल्फर के लिए क्या होगी 3p4, तो वही यहाँ पर है 3p4। अब इसके लिए कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p4, ये हो गई सल्फर की कन्फिगरेशन। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट में। तो सिंपली ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया एस सिंबल एस एंड ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट, या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हो गए सिंपली। ओके, अब ये कुछ सिंबल्स है जो आपको खुद से ड्रॉ करने हैं, जैसे जर्मेनियम, आर्गन, सिलिकॉन, बोरोन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। इन सब के लिए खुद से ड्रॉ करके देखना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक शॉर्ट ट्रिक है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को याद रखने की। सो ये हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब इनके एटॉमिक नंबर तो हमें पता है कितने होते हैं, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 एंड फ्लोरीन का 9। ये हो गए इनके एटॉमिक नंबर। एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें चाहिए तो उसमें क्या करो, बोरोन की जो फैमिली है उसमें 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये याद रखना, बोरोन फैमिली के पास 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक 1 बाय 1 इंक्रीज होंगे। तो कार्बन फैमिली के पास 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास 5 एंड ऑक्सीजन 6 एंड फ्लोरीन 7। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। बोरोन फैमिली में 3 होते हैं, कार्बन फैमिली में 4, नाइट्रोजन फैमिली में 5, ऑक्सीजन फैमिली में 6 एंड फ्लोरीन फैमिली में 7 या फिर हैलोजन फैमिली। ओके, अब एक रूल पढ़ते हैं ऑक्टेट रूल। सो ऑक्टेट रूल जो है ये सिंपली कहता है किसी भी एटम में या फिर आयन जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम, वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि जो उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। ओके, यही रूल कहता है सिंपल, एन एटम या आयन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टू complete its octet, that is to have 8 electrons in outermost cell। मतलब जो भी एटम या फिर आयन पार्टिसिपेट करेगा केमिकल बॉन्ड में वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। मतलब कि
उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट सेल में होंगे। ठीक है, अब एग्जांपल में देखो, जैसे कि ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, एंड आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। सो इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम है। अगर इसके पास कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कंप्लीट कर लेगा, है ना। देखो 1s2 2s2 2p4 है। अब p सबसेल जो है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर इसके पास 4 ही है, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए। अब एटम के पास चॉइस होती है, या तो एटम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को या फिर लॉस करेगा, या थर्ड ऑप्शन होता है उसके पास कि वो एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा किसी दूसरे एटम के साथ। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या कर सकता है, किसी दूसरे एटम के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा जिसके साथ ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करेंगे। ओके, उससे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फुलफिल हो जाएंगे, एंड इसी को ही बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अब एक एक्सेप्शन देखो, जैसे कि आर्गन। आर्गन जो है वो एक नोबल गैस होती है ना, एंड नोबल गैस, एंड इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 18। सो अगर हम इसकी कन्फिगरेशन देखें तो कैसे आएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसके जो आउटर मोस्ट सेल है 3p6 एंड 3s2, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो पहले से ही ऑलरेडी फुलफिल है, इसे तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ही नहीं, इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आर्गन जो है वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं करता ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑक्टेट रूल सिंपल क्या कहता है कि अगर एटम के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो वो किसी दूसरे एटम के साथ में शेयरिंग कर सकता है इलेक्ट्रॉन की, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। इसी को ही बोलते हैं ऑक्टेट रूल। एंड जिनके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट सेल में, तो वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। ठीक है, अब देखो आयनिक बॉन्ड, या फिर जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ये क्या होते हैं अब इसे पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड जो है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन कटायन एंड अनायन फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कटायन के बीच और अनायन के बीच। और ये कैसे फॉर्म होते हैं? या तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करे या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करे। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है कोई एटम, अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वो कटायन कहलाता है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम बोलते हैं अनायन। सिंपल, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है ए, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करा, सो इसके पास जो है चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इसको हम बोलेंगे कटायन। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो कटायन कहलाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस करा है। एंड अब ये है मान लो बी एटम, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। अब इसने इलेक्ट्रॉन तो गेन कर लिया, तो इसके पास चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, यानी कि इसके पास जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सो इसको हम बोलेंगे अनायन। मतलब एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा है। ठीक है। अब नीचे पॉइंट है, द एलिमेंट विच गेन अदर इलेक्ट्रॉन इज नॉन मेटल। मतलब जो भी एलिमेंट किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको बोलते हैं हम नॉन मेटल। एंड जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसको बोलेंगे मेटल। ये समझ आया?
जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो मेटल होता है, एंड नॉन मेटल कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। सिंपल। अब देखते हैं कि आयनिक बॉन्डिंग को हम फॉर्म कैसे करते हैं, उसको शो करने का तरीका। तो एग्जांपल देखो, ये है शो आयनिक बॉन्डिंग बिटवीन मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन। मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन के बीच की आयनिक बॉन्डिंग को हमें शो करना है। सो मैग्नीशियम, अगर इसकी हम कन्फिग्रेशन लिखें तो क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 2। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। एंड ब्रोमीन, ब्रोमीन के लिए अगर हम कन्फिग्रेशन लिखे तो क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 4s2 3d10, फिर आता है 4p5। अब इसके पास जो है 4p5 है ना। तो इसको क्या करना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्स्ट्रा है। सो अगर इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो इसका जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाएगा ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, है ना। तो मैग्नीशियम ने क्या करा, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करा, तो मैग्नीशियम के पास कैसा चार्ज आ जाएगा, +2। मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज आ गया। ऐसे ही ब्रोमीन, ब्रोमीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इसने यही करा, 1 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या करा, गेन कर लिया। तो ब्रोमीन के पास कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। एंड मैग्नीशियम के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, एंड ब्रोमीन के पास नेगेटिव। सो जब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया ब्रोमीन ने, तो इसकी कन्फिग्रेशन कैसे होगी, ब्रोमीन माइनस, इसकी कन्फिग्रेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p6। अब इसके पास आ गए 4p6 इलेक्ट्रॉन्स। पहले कितने थे, 4p5, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। तो अब इसकी बॉन्डिंग कैसे शो करेंगे हम। सो यहाँ पर लिखते हैं पहले मैग्नीशियम एंड देन ब्रोमीन। अब मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करा था, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। देखो ये हो गया मैग्नीशियम, एंड यहाँ पर हमने लिखा ब्रोमीन, ठीक है। अब इसने क्या करा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने लॉस करा था, एंड ब्रोमीन ने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। सिंपल, इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो ये क्या आएगा, मैग्नीशियम की हमने मल्टीप्लाई करी 1 से, कितना आया, Mg, सिंपल मैग्नीशियम आ गया। एंड ब्रोमीन की 2 से, तो कितने, ये ब्रोमीन आ गए 2 ब्रोमीन, Br2। ये हो गई इसकी आयनिक बॉन्डिंग शो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। इसमें कह रहा है आयनिक बॉन्ड हमें फॉर्म करना है सोडियम एंड क्लोरीन के बीच। सिंपल वही स्टेप्स करेंगे जैसे अभी हमने पहले करे। पहले क्या है, सोडियम, तो सोडियम के लिए कन्फिग्रेशन लिखते हैं। सोडियम के लिए कन्फिग्रेशन कितनी आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये सब जो कन्फिग्रेशन है ना, ये पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ही आनी है। सो पीरियोडिक टेबल को याद करने का सिंपल तरीका है, उनको ट्रिक से याद करो, ठीक है, उससे जल्दी याद होंगे एंड याद भी रहेंगे वो। सो पहले क्या करा हमने, सोडियम की कन्फिग्रेशन लिख ली, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसके पास जो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा है। सो सोडियम क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा,
सो इस इलेक्ट्रॉन को जब इसने लॉस करा तो Na सोडियम, जब इसने लॉस करा एक इलेक्ट्रॉन को, इसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो सोडियम प्लस इसकी कन्फिगरेशन कैसी हो जाएगी अब? 1s2 2s2 2p6। अब इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, ठीक है। अब क्लोरीन देखते हैं। क्लोरीन के लिए कन्फिगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, है ना। तो इसने क्या करा, अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस करा था, इस इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा क्लोरीन। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, सो क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन हुई, क्या हुआ? क्लोरीन माइनस, यह हमें मिला क्लोरीन माइनस, ठीक। अब इसकी कन्फिगरेशन में क्या चेंज आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p5 से 3p6 हो गया, है ना। तो इसका भी ऑक्टेट जो है वो अब पूरा हो चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ चुके हैं। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एंड इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग दोनों के ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आयनिक बॉन्डिंग शो करनी है, तो सोडियम पहले हमने लिखा सोडियम Na और क्लोरीन, ठीक है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा। क्रॉस कर दो इनको, क्या आएगा? NaCl, ठीक है। Na के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज, इसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये दोनों क्या करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, तो आयनिक बॉन्डिंग बन गई इनके बीच, NaCl, ठीक है। सिंपली इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करना है। अब ये वाले क्वेश्चंस जो है आप खुद से ट्राई करके देखना। कैल्शियम एंड फ्लोरीन के बीच, बेरिलियम एंड फ्लोरीन एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इनके बीच में ये खुद से ट्राई करके देखना है। ये क्वेश्चंस आयनिक बॉन्डिंग शो करनी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में एंड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तो अभी हमने पहले देख ही लिया। कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं। तो इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन्स एनी एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल देन इट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। मतलब जब भी मॉलिक्यूल के पास एल्कलाइन मेटल या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल हो तब हम उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। मतलब अगर मॉलिक्यूल के पास ग्रुप 1 के कोई एलिमेंट है या फिर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है तो वो आयनिक बॉन्ड कहलाएंगे, ठीक है। इफ अ मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन एनी एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल इन इट देन इट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। अगर उनके पास कोई भी ग्रुप 1 के एलिमेंट या फिर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स नहीं है तो उन्हें बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग in which electron pairs are shared between two or more than two elements। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा टाइप है बॉन्डिंग का जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो शेयर होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के बीच, ठीक है। अभी इसको हम आगे करेंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में, तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब 4th पॉइंट है, इन कोवेलेंट बॉन्डिंग एटम टेंड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर एटम्स जो हैं वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, दूसरे एटम्स के साथ में इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक।
अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको। हिंदी में इसके पॉइंट्स है कुछ। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम को पहचानना होता है। पहले सबसे पहले क्या करो, मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम को पहचानो, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है बाकी एटम्स को सेंट्रल एटम के अराउंड बनाएंगे, ओके। अब जो बाकी के, पहले हमने क्या करा, सेंट्रल एटम को पहचान लिया, उसको आइडेंटिफाई करा सेंट्रल एटम कौन सा है। फिर बाकी के जो एटम्स है उस सेंट्रल एटम के अराउंड उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट में दिखाएंगे। अब क्या करेंगे, जो उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनको डॉट से शो करते हैं, ठीक। फोर्थ पॉइंट कहता है कि पहले सेंट्रल एटम को छेड़कर बाकी एटम्स की शेयरिंग दिखाओ। ये कह रहा है कि सबसे पहले जो सेंट्रल एटम है ना उसको छेड़कर बाकी एटम्स की शेयरिंग दिखाने को कह रहे हैं। क्वेश्चंस में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा ये। एंड लास्ट पॉइंट है सबसे लास्ट में सेंट्रल एटम की शेयरिंग दिखा दो। सिंपल। अब देखते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, तब ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। क्वेश्चन में हमें शो करना है कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन क्लोरीन एंड क्लोरीन। दो क्लोरीन है हमारे पास, दोनों क्लोरीन्स के बीच की हमें कोवेलेंट बॉन्डिंग को शो करना है, ठीक। अब क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए कन्फिगरेशन लिखेंगे पहले। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमेशा कन्फिगरेशन लिखो। तो कन्फिगरेशन लिखते हैं क्लोरीन की, कितनी होती है 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p5। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इनमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो सेंट्रल एटम हो गया, इसमें से इन मॉलिक्यूल्स में से एक हो गया सेंट्रल एटम, और एक उसके अराउंड उसके हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है। सेंट्रल एटम इसमें से क्लोरीन ही होगा, दोनों ही क्लोरीन है, तो क्लोरीन को ले लिया पहले। अब बाकी के जो एटम्स है उनको सेंट्रल एटम के अराउंड बनाना है। अब दूसरा क्लोरीन बचा, उसको सेंट्रल एटम जो है हमारा ये वाला क्लोरीन, इसके अराउंड ड्रॉ करेंगे इसको, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट कह रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसके वो डॉट में दिखाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको हम डॉट में दिखाएंगे, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा क्लोरीन सेंट्रल एटम, ये हमने ड्रॉ करा सेंट्रल एटम। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7, ड्रॉ कर दो 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ 2 यहाँ एंड 2 यहाँ, ये कितने हो गए 6, बचा 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर रखा, ठीक है। इसी तरीके से इसी के अराउंड अब एक दूसरा एटम लेंगे, यहाँ पर क्लोरीन लिया, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर दिया यहाँ पर हमने, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ एंड 1 यहाँ पर, ओके। सिंपल इतना कर लिया पहले। अब इसके बाद क्या कह रहा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसको डॉट में दिखाना है ना। अब ये वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है खाली है ना इसमें, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये आपस में क्या करेंगे शेयरिंग। तो इसीलिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ये वाला क्लोरीन इस वाले इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। उसके बाद फिर ये वाला जो क्लोरीन है वो इसके इस वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। तो इस तरीके से इनके दोनों के जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। अब देखो पहले सेंट्रल एटम है हमारा, सेंट्रल एटम इस वाले क्लोरीन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक। इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर दिया, यानी कि शेयरिंग हो गई। इस वाले क्लोरीन ने इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली, इसका ऑक्टेट हो गया पूरा, ठीक। इसी तरीके से इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में क्लोरीन ये वाला जो है इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा एंड इसको डॉट डॉट में शो कर दो इस तरीके से,
एंड सेंट्रल एटम की जो शेयरिंग है उसको सिंगल लाइन से, उसमें कोई डॉट डॉट नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से शो कर दो। ये हो गई कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। अब ये है सिंपल मेथड। यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा एटम जो है उसी के साथ में सेम इसी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन, एंड ये वाले जो एटम्स है, ये वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाले तो शेयरिंग हो रहे हैं आपस में, तो ये एक केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये एक केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। सो अब इनकी जो शेयरिंग है वो कंप्लीट हो गई, ऑक्टेट भी इनका पूरा हो गया। अब ये जो पेयरिंग दिख रहे हैं ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये जो दिख रहे हैं इस तरीके से, इनको हम बोलते हैं लोन पेयर्स, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। एंड ये जो एटम वैलेंस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये शेयरिंग करते हैं, जब ये आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। सो लोन पेयर क्लोरीन के पास कितना है? 3। लोन पेयर का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हीं को बोलते हैं लोन पेयर्स। एंड बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? जो पार्टिसिपेट करे बॉन्डिंग में, उसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर। अब बॉन्डिंग में तो बस एक ही है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर। एंड लोन पेयर जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, पेयरिंग में है, ये आ गए 3। लोन पेयर कितने हुए? 3। एंड बॉन्ड पेयर कितना है? 1। इस तरीके से सिंपली हमने ये शो कर लिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं 1 पेयर। ये है, इसको बोलते हैं 1 पेयर। ये वाला इलेक्ट्रॉन है 2, ये हो गए 1 पेयर। इसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं 1 पेयर। एंड लोन पेयर क्या होते हैं? जो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में। एंड बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे उनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। सिंपल, ओके। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो द बॉन्डिंग बिटवीन 1B एंड 3 फ्लोरीन, मतलब एक बोरोन है हमारे पास और 3 फ्लोरीन है। एक बोरोन है और 3 फ्लोरीन है। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम को पहचानना है हमें, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो उसके लिए सिंपल हम ये देखते हैं कि एटम्स हमारे पास कौन कौन से गिवन है। जैसे इसमें बोरोन है और 3 फ्लोरीन है। सो बोरोन जो है वो तो एक ही है, एक बोरोन है। एंड फ्लोरीन ये हमारे पास है 3। तो सेंट्रल एटम जो है वो हमारा होगा बोरोन। एंड फ्लोरीन जो है इसके आसपास बनाएंगे हम, ठीक है। इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं सेंट्रल एटम को, ठीक। अब बोरोन है, बोरोन के लिए कन्फिगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p1, है ना। 1s2 2s2 2p1। एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए क्या होगी कन्फिगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। अब बोरोन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। एंड फ्लोरीन के 7। सिंपल से इनको याद रखने की ट्रिक क्या थी? बोरोन से स्टार्टिंग कर दो नंबर 3, 1 इंक्रीज कर दो 4 +1 5 +1 6 +1 7। सो बोरोन के पास 3 एंड फ्लोरीन के पास 7 है, ठीक है। इस तरीके से आ गए इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब सिंपली सबसे पहले क्या करो, ये देखो, ये जैसे हमारा बोरोन, ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर दो, 1 2 एंड 3। इस तरीके से हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर दिया। अब फ्लोरीन कितने हैं? 3। एंड उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। सिंपली यहाँ पर फ्लोरीन को ड्रॉ कर दो इस तरीके से। एक फ्लोरीन
इस साइड हो गया एंड एक फ्लोरीन इधर, ऐसे बना लिए। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7, तो 1 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से इसके भी 1 2 3 4 5 6 एंड एक ये 7, ठीक है। ऐसे इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स। अब बोरोन, ये वाला जो बोरोन है इसका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इसके साथ में ऐसे शेयरिंग करेगा इस फ्लोरीन के साथ में, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले फ्लोरीन के साथ में शेयरिंग होगी, सेम इसी तरीके से इस वाले फ्लोरीन के साथ शेयरिंग हो गई। ये बोरोन के लिए शेयरिंग हो गई है ना। एंड फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस वाले, वो किस तरीके से शेयरिंग करेंगे, इस तरीके से डॉट डॉट बना दो ऐसे। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये देखो, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ में ऐसे ऑक्टेट बना लो। ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। ऐसे हमें बनाना होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग को। अब इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे, देखो लोन पेयर, इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर्स है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्डिंग में। तो एक तो ये वाला हो गया, ये एंड ये वाला है ना। वो कलर चेंज कर दें, इसका ब्लू लेते हैं, चलो। देखो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला पेयर एंड ये वाला पेयर, ये 3 पेयर्स है। इसी तरीके से इसमें भी एंड इसमें भी। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर वो कितने आ गए, 3 + 3 + 3, टोटल हो गए 9। एंड बॉन्ड पेयर कितने होंगे, इसी तरीके से बॉन्ड पेयर भी कैलकुलेट कर लो। कैसे आएंगे, बॉन्डिंग में एक ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग में है, ये वाला इसके साथ है एंड ये वाला इसके साथ है, ठीक है। सो कितने बॉन्ड पेयर्स हो गए, 1 2 3, बॉन्ड पेयर कितना है 3, लोन पेयर हो गए 9, 3 इसके 3 इसके एंड 3 इसके, एंड बॉन्ड पेयर कितना है 3, 1 2 3। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग भी शो कर दी हमने, ओके। अब एक ये वाला देखो H2O का, H2O का किस तरीके से बनाते हैं। H2O में सेंट्रल एटम इसमें हमारा कौन सा होगा, ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन आ गया सेंट्रल एटम। उसके पास लोन पेयर कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं, 3। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सॉरी कितने होते हैं, 6, है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया ये 1 2 3 4 5 6 एंड 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग, आपस में करेंगे शेयरिंग। सो ये जो ऑक्सीजन है किस किस एटम के साथ में शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन के इस वाले एंड इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसके साथ में ऑक्सीजन की शेयरिंग हो गई। एंड हाइड्रोजन किसके साथ शेयर करेंगे, हाइड्रोजन के लिए डॉट डॉट करेंगे हम, ये आगे इस वाले एटम के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए सॉरी,
एंड ये इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। इस तरीके से शेयरिंग कर दी हमने, ठीक है। अब इस केस में देखो, ऑक्सीजन के जो ऑक्टेट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास। पर हाइड्रोजन के लिए वो क्या है, वो एक एक्सेप्शन है ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का ये एक एक्सेप्शन है इन कंप्लीट ऑक्टेट के लिए। अब ऑक्सीजन जो है वो एक कंप्लीट ऑक्टेट है, पर हाइड्रोजन के लिए एक एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब देखो, ये इसका सिंपल डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करना है। ये हो गए सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ठीक है, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके अराउंड में हाइड्रोजन आ गए, इनके पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड ये बॉन्ड पेयर फॉर्म करेंगे ऑक्सीजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। सो बॉन्ड पेयर इसमें कितने आए, बॉन्ड पेयर ये कितने हैं, 2, एंड लोन पेयर 1 एंड 2, ये आ गए लोन पेयर 2, ठीक है। अब देखो, ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसके लिए कैसे बनाएंगे, CO2। अब इसमें 2 ऑक्सीजन है एंड कार्बन 1 है, तो हमारा सेंट्रल एटम हो गया कार्बन। तो C, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 4। बोरोन के बाद आता है कार्बन, बोरोन का होता है 3, एंड उसके बाद 4, ये आ गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ड्रॉ करेंगे किसको, ऑक्सीजन को, उसके अराउंड। ऑक्सीजन के पास कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। तो ये हमने ड्रॉ कर लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास 6 है एंड कार्बन के पास 4 है, तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स वो किसके साथ शेयर होंगे, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन हो गई, इसकी बॉन्ड फॉर्म हो गए यहाँ पर, ठीक है। एंड ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर होंगे, ठीक है। एंड ये जो लोन पेयर है, ये वाली जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम डॉट डॉट करके इस तरीके से शो कर देंगे, ठीक है। सो अब देखा जाए तो इसकी जो ऑक्टेट है वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट कैसे हुए, ये देखो, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे एंड उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर लिए कार्बन के साथ। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। तो ये इसका ऑक्टेट जो है वो तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले के भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, तो इसका भी ऑक्टेट जो है वो पूरा हो गया। तो ये एक कंप्लीट ऑक्टेट है, ठीक है। तो अब इसका सिंपल डायग्राम अगर हम बनाए, देखो सेंट्रल एटम हो गया हमारा कार्बन एंड ऑक्सीजन इसके अराउंड के हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये आ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास 4 है, ये हमने ड्रॉ कर दिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास 6 है एंड ये हो गए 6, ठीक है, ये हो गए 6। अब ये वाले जो हैं ये इसके साथ में बॉन्ड फॉर्म करेंगे एंड ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ओके। सो अब इसमें हम देख सकते हैं लोन पेयर कितने हैं हमारे पास, 2 इसमें हो गए, 1 एंड 2 इसमें हो गए, है ना। एक लोन पेयर ये वाला हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, और एक लोन पेयर ये हो गया, और एक ये लोन पेयर हो गया। सो लोन पेयर कितना है हमारे पास, लोन पेयर आ गए 4 एंड बॉन्ड पेयर भी कितने आए, 1 2 3 4, बॉन्ड पेयर भी हमारे पास आ गए 4, ठीक है। ये हो गए लोन पेयर
टू टू लोन पेयर हो गए, टू इसके पास है, टू इसके पास है, एंड ये हो गए बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है NH3 का। NH3 का भी सिंपली इस तरीके से बना सकते हैं, सेंट्रल एटम हो गया नाइट्रोजन एंड ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में शेयर होगा, हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, एंड ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एंड नाइट्रोजन भी जो है इन सभी हाइड्रोजन के साथ में शेयर होगा। सो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 3 4 5 ये हो गए, 6 7 एंड 8। हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर कितना हो गए, 5 + 3 8। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है वो तो पूरा हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स का। अब हाइड्रोजन के लिए अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इसके साथ में, नाइट्रोजन के साथ। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2। तो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। सो ये एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्यों, क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, पर इसके पास 2 ही है। इसी तरीके से ये भी एंड ये भी, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गए, ठीक है। एंड सिंपल डायग्राम इस तरीके से बनेंगे, नाइट्रोजन हो गया सेंट्रल एटम, इसके आसपास हाइड्रोजन आ गए, एंड 1 1 ये बॉन्ड पेयर फॉर्म कर लेंगे, और एक लोन पेयर आएगा नाइट्रोजन के पास, एंड 3 बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है। अब इसी तरीके से एक PCl3 एंड PCl5 के लिए, PCl3 में फास्फोरस, ये आगे सेंट्रल एटम, ये आगे क्लोरीन अगल बगल में, एंड ये शेयरिंग करेंगे इस तरीके से। अब इसके जो ऑक्टेट है वो तो कंप्लीट हो जाएंगे, कैसे, फास्फोरस के पास 2 3 4 5 टोटल 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्लोरीन के साथ शेयर हो गए, एंड बचे कितने, 2। वो हो गया एक लोन पेयर, 1 लोन पेयर, ठीक है। ये हो गया फास्फोरस के लिए। एंड क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के साथ शेयर कर लेगा, तो उसके पास उसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इसके लिए भी कितने आएंगे, क्लोरीन के लिए 3 लोन पेयर, एंड 3 लोन पेयर इसके लिए, 3 लोन पेयर इसके लिए। तो टोटल कितना है, लोन पेयर 9। एंड बॉन्ड फॉर्म होंगे तो क्या आएंगे, एक इसके साथ बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला इसके साथ, एंड ये वाला इसके साथ। तो बॉन्ड कितने फॉर्म हुए, बॉन्ड पेयर 3, ठीक है। अब PCl5 के लिए देखते हैं। PCl5, अब इसके लिए क्या करेंगे, 5 क्लोरीन को फास्फोरस के अराउंड इस तरीके से ड्रॉ करना है, देन शेयरिंग कर देंगे सिंपली, ओके। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर मोस्ट में, तो 5 पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके वो शेयर हो गए 5 क्लोरीन के साथ। तो फास्फोरस के पास इस केस में 0 लोन पेयर बचते हैं, ओके। एंड ये कंप्लीट ऑक्टेट फॉर्म करते हैं, ये सभी जो है कंप्लीट ऑक्टेट है, ठीक है। सो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं इसका, ओके। इसी तरीके से अब आप ट्राई करके देखना, SF4 एंड SF6 इनमें कंपैरिजन करना है, ठीक है। एंड नाइट्रोजन N2, इथेन C2H4 एंड इथाइलिन C2H3, ओके। ये सब जो है आप खुद से ड्रॉ करके देखना एक बार, एंड देन फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। अब ये क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, चलो इसकी अभी। सो क्वेश्चन कह रहा है, ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन होता है CO3 2-, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन, ठीक है। अब 2- है, सो अब देखते हैं इसके लिए सेंट्रल एटम कौन सा होगा, वो होगा कार्बन, एंड ऑक्सीजन जो है इसके अगल बगल हो गए, ठीक है। सेम वही प्रोसेस करना है, सिंपल जैसे अभी तक हम करते आए। ये आ गया कार्बन सेंट्रल एटम, ये ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरीके से हमने शेयरिंग कर दी इसकी, एंड ये ड्रॉ करा हमने इसका स्ट्रक्चर बाद में सिंपल। ओके, अब ये जो 2 माइनस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा है। सो इनमें से ये 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, इनमें से कोई भी 2 ऑक्सीजन एटम्स पे नेगेटिव साइन लगा दो, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा है, बस ये शो करता है। ठीक है, अब अभी तक हम देख रहे थे एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आखिर होती क्या है? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ फिनोमिना इन विच एन एटम कैन अट्रैक्ट एनी अदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक वो फिनोमिना है जिसके अंदर कोई एटम किसी दूसरे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले उसकी अरेंजमेंट देखते हैं किस तरीके से होती है। सबसे पहला आता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट इसी की होती है, एंड बाकी की जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। बोरोन उससे ज़्यादा होती है कार्बन की, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन की होती है, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन की होती है, एंड ऑक्सीजन से भी ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। सो सेंट्रल एटम जो है वो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर भी आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से ये वाले कुछ क्वेश्चन से ट्राई करके देखना, खुद से हो जाएंगे, सिंपल है। ठीक है, इसमें NO2 माइनस के लिए ड्रॉ करना है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, एंड इसमें ऑक्सीजन एंड O3 ओजोन के लिए। ये सिंपल तरीके से हो जाएगा। सो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। ये है हमारा पार्ट 1। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो रहने वाला है पार्ट 2, आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, सो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं।